आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज के पाठचर्या के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि शाम एक किसान शीर्षक कविता में पहाड़ को किन रूपों में दर्शाया गया है। और दिए गए विकल्पों में से आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प बी किसान के रूप में। तो राइट आंसर है विकल्प बी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई यह रचना है और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है रहीम दास की कौन सी रचना खड़ी बोली हिंदी में रचित है। रहीम दास की कौन सी रचना खड़ी बोली हिंदी में रचित है। दूसरे प्रश्न का सही जवाब आपने मदनाष्टक विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर के साथ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, इसका कथन है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है वशिष्ठ विकल्प ए को राइट आंसर के साथ। चौथा प्रश्न है कि नादान दोस्त कहानी के लेखक कौन है। नादान दोस्त कहानी का लेखक पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है 300 के आसपास लिखी जाने वाली कहानियों के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र को। तो विकल्प ए राइट आंसर है। मानस सरोवर नाम से इनका जो है 8 भागों में कहानियों का संग्रह प्रकाशित है। प्रश्न संख्या 5 गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया किसको, विकल्प ए को महाराष्ट्र। तो राइट आंसर के साथ। छठवां प्रश्न है कि कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। छठवें प्रश्न का सही जवाब आपने मुकुल को चुना। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल। मुकुल काव्य संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। सातवां प्रश्न है भारतीय संगीत की परंपरा किस साहित्यकार की पुस्तक है। सातवें प्रश्न का सही जवाब आपने मंजरी जोशी ए विकल्प को चुना राइट आंसर के साथ। आठवां प्रश्न है कि भारत की खोज रचना नेहरू ने कब और कहां की। आठवें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी को अहमदनगर का किला राइट आंसर के साथ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर किसके समकालीन थे। नौवें प्रश्न का सही उत्तर आपने चुना विकल्प किसको, महावीर बुद्ध के समकालीन थे। विकल्प दोनों ही क्षत्रिय थे। विकल्प ए को चुन लिया आपने राइट आंसर के साथ में। 10वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 है कि कुषाण काल में बौद्ध धर्म कितने संप्रदायों में बटा था। 10वें प्रश्न का सही जवाब 2 संप्रदाय विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर के साथ। 11वां प्रश्न है कि विशाख दत्त द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस नाटक का की विषय वस्तु पूछा जा रहा है। और 11वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प किसको, विशुद्ध राजनीतिक नाटक के रूप में। विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस रचना के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनोहर श्याम जोशी को 2005 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी कृति कैप के लिए दिया गया। विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब। असप नेताजी कहिन कुरकुर स्वाहा कौन हूं मैं आदि इनकी कुछ प्रमुख अन्य रचनाएं हैं। आगे 13वां प्रश्न है कि वे इस तरह देख रहे थे जैसे
अंतिम विदा दे रहे हैं, उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, यह कथन किसका है? और प्रसिद्ध व्यंगकार आपने हरिशंकर परसाई जी को चुना, तो विकल्प सी के साथ बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि हमको लिख्यो है कहाँ? पत्र किसके द्वारा लिखा गया? प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। 15वां प्रश्न है कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्रांत ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? 15वें प्रश्न का सही जवाब आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है कि कंप्यूटर गाएगा गीत, लेख किसका है? 16वें प्रश्न का सही जवाब आपने चुन लिया होगा ऋत्विक राय, विकल्प ए को राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 17वां प्रश्न है कि लाला झाऊ लाल किस कहानी के पात्र? लाला झाऊ लाल किस कहानी का पात्र है? और 17वें प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया अन्नपूर्णानंद वर्मा की लिखी गई कहानी अकबरी लोटा को। विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 18 की काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पड़ता, इस कहानी का कथन है। और 18वें प्रश्न का राइट आंसर बाज और सांप, विकल्प को चुन लिया, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है कि कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो, कर्ण की प्रशंसा में उक्त कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, इंद्र को राइट आंसर। 20वां प्रश्न है कि राजन यह खेल ठीक नहीं है, बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है, जुआ खेलना धोखा देने के समान है, चौरस का खेल व द्रौपदी की कथा के आधार पर उक्त कथन इससे संबंधित। और 20वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया इसको, युधिष्ठिर को। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। रुक्मी कहाँ के राजा थे? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब सेलेक्ट करिए, रुक्मी कहाँ के राजा थे? और दिए गए विकल्पों में आपने भोजकट को चुना। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। रुक्मी की ही छोटी बहन रुक्मिणी थी, जिससे श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। आगे, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने कितने वर्ष तक द्वारिका में राज किया? और जवाब में आपने 36 वर्ष चुना। राइट आंसर है विकल्प सी। संख्या 23 है कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं, और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। सूरदास के संबंध में उक्त कथन किस विद्वान का है? 23वें प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया, विकल्प बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को बिल्कुल सही जवाब। 24वां प्रश्न है कि हिंदी शब्द मूलतः किसका है? हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। हिंदू का फारसी रूपांतरण हिंदी है। प्रश्न संख्या 25 है कि मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? और 25वें प्रश्न का सही जवाब खड़ी बोली, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया 17 बोलियां, तो राइट आंसर है। देखिए, पौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, कुमाऊनी, गढ़वाली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही, भोजपुरी और मैथिली, ये 17 बोलियां हैं।
ये प्रश्न है कि एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, उसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि जो सैनाम, तालु यानी कि ई, च, छ, ज, झ और य, श ये वर्ण क्या हैं? तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। विकल्प डी को चुना आपने, चाचा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महाप्राण व्यंजन होता है तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण हो। दूसरा और चौथा, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है? वर्णों में जब संधि हो जाती है तो नई ध्वनि बनती है। विकल्प डी राइट आंसर। आगे, अशुद्ध शब्द कौन सा शब्द नहीं है दिए गए विकल्पों में? और आपने पुनरपि को चुना तो राइट आंसर है। देखिए, याज्ञवल्क्य जो लिखा जाता है इसमें ल हलंत रहेगा आपका। और मंत्री परिषद में मंत्री में छोटी ही रहेगी और यहाँ पर हलंत होगा। ज्योत्सना में यहाँ पर च आपका हलंत होगा। इसके बाद पुनरापिस में शुद्ध शब्द है, विकल्प सी। संख्या 31 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ज्योत्सना, विकल्प ए को चुन लिया आपने राइट आंसर के साथ है। ज्योत्सना में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, पुष्पांजलि में जो है आपका, या तो ऐसे कर दीजिए छोटी, तो ये सही हो जाएगा। अभी मंत्रिपरिषद पर हम लोग चर्चा कर किए थे। फिर आध्यात्मिक में जो आध्यात्मिक होगा ना कि अध्यात्म, वाल्मीकि इसमें सही है, विकल्प सी राइट आंसर। निश्चय शब्द में संधि पूछा जा रहा है। निह धन चय निश्चय बनेगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद सही विकल्प चुनना है आपको। उद्धरण में उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यंजन संधि का उदाहरण है इसमें। और यदि त के बाद ह आता है तो त अपने ही वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है और ह अपने पूर्व वाले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। इस नियम के अनुसार उत धन हरण उद्धरण बन जाएगा। उत धन हरण, विकल्प डी राइट आंसर। विप जाल का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है और आपने विपत धन जाल व्यंजन संधि का उदाहरण, विकल्प ए को चुना राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 36 है, अत्यधिक का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया है, अति धन अधिक, विकल्प सी को तो राइट आंसर के साथ। 33वां प्रश्न है कि जगदीश का संधि विच्छेद क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? जखत धन ईश जगदीश, विकल्प ए को राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है कि शनैः शनैः शब्द, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? विकल्प ए को तत्सम शब्द है तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है कि निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प सी, योग ऋण को राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है कि निम्न में से तद्भव शब्द पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने
सेलेक्ट कर लिया है बी विकल्प को राइट आंसर। संख्या 41 है कि हिंदी भाषा में निम्न शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं? तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आमदनी, आतिशबाजी, भलाई। ये सब किस भाषा के शब्द हैं? और दिए गए विकल्पों में आपने फारसी भाषा चुना है, तो ये विकल्प के साथ सही जवाब के साथ आगे, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है, इसका आपको जवाब बताना है। और दिए गए विकल्पों में आपने कर्ण को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शंकुद शब्द अगर चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शाखा मृग पर्यायवाची किसका है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुना, बंदर का, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 है कि एक में उपसर्ग का प्रयोग है, इसका आपको जवाब बताना है। तो दिए गए विकल्पों में कुढंग, ढंग में कु उपसर्ग लगा हुआ है, विकल्प डी को चुना राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 46 है कि लौकिक शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है। लोक में इक प्रत्यय लग करके लौकिक बना है, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया विकल्प क्रोधी को, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? दिए गए विकल्पों में आपने अविकारी शब्द के रूप में अचानक को चुना, तो सी विकल्प के साथ बिल्कुल सही हो। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। प्रश्न संख्या 49 का सही उत्तर आपने कातर विकल्प ए को चुना राइट आंसर के साथ। 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। शीला गाना गा रही है। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुन लिया, तो राइट आंसर के साथ। इसमें गा रही है, यह विधेय होगा, शीला इसमें उद्देश्य है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प डी को, गुणवाचक। गुणवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, यह विशेषण का भेद होता है। आगे, कक्षा, सभा, सेना, दल आदि शब्द कैसी संज्ञा के द्योतक हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने समूहवाचक विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 है कि ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, यह वाक्य कैसा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विस्मय सूचक विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। आगे, रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो से अलग होने के संदर्भ में अपादान विकल्प बी को चुन लिया, राइट आंसर। तोता डाली पर बैठा है, वाक्य में कारक पूछा है, तो में पे पर अधिकरण कारक विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुन लिया, दही खट्टा है, सही जवाब है आपका। देखने में देखिए, दही हुआ, पानी हुआ, घी हुआ, हाथी हुआ, गुस्सा हुआ, मजा हुआ, ये सब स्त्रीलिंग लगते हैं, लेकिन ये सब स्त्रीलिंग शब्द है नहीं, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, याद रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब
इच्छा विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब। देखिए, दोपहर, सुबह, साँझ स्त्रीलिंग है, जबकि इसमें पुल्लिंग शब्द है दिन। इसमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? और प्रश्न संख्या 59 में प्राण को अगर चुना तो विकल्प ए राइट आंसर। आगे कौन सा शब्द विशेषण है? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब चेक करिए। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया। प्रश्न संख्या 60 का सही उत्तर क्या चुना आपने? चचेरा। तो बिल्कुल सही जवाब। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल जवाब। आगे वीणा पाणी में समास पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 61 का सही उत्तर चयनित करिए। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने बहुव्रीहि समास विकल्प ए को चुना तो सही। प्रश्न संख्या 62 है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। प्रश्न संख्या 62 का राइट आंसर, हमें पानी बरसता हुआ देखा और हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 है कि निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प ए। जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओगे तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिलेगा। विकल्प। अगला प्रश्न है कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब अत्यंत लज्जित होना। विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 है कि था लेना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। और इस प्रश्न का जवाब आपने पता लगाना विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 66 है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूसा नागरी। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। और दिए गए विकल्पों में आपने रूपक अलंकार विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। कवि कामी और चोर, तो इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। तो दिए गए विकल्पों में श्लेष अलंकार विकल्प को चुना तो राइट आंसर आप हैं। श्लेष यानी श्लेष्ठ, चिपका हुआ। एक ही शब्द से कई अर्थ यहाँ पर निकलते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत? प्रश्न संख्या 68 में इन शब्दों में उत्पादन की विशेषताओं और महत्व को प्रभावशाली तरीके से बताना सही है। चित्रों या रेखा चित्रों का प्रयोग भी सही है। विज्ञापन की भाषा एकदम सरल और सहज होनी चाहिए। अगला है कि विज्ञापन का मूल्य और उसकी उपलब्धता के बारे में नहीं लिखना चाहिए। विकल्प राइट आंसर। आगे अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस बात में हो वह समाचार है। समाचार की यह परिभाषा किसने दी? और दिए गए विकल्पों में विलियम जी ब्लेयर विकल्प को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 है कि समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहा जाए? प्रश्न संख्या 70 का राइट आंसर आपने लीड को चुना। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट। आगे प्रश्न संख्या 71 है कि किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब मैथिली शरण गुप्त को चुना। तो महात्मा गांधी जी ने इनकी रचना भारत भारती से प्रभावित होकर के इन्हें राष्ट्र कवि कहा था। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं। 72 प्रश्न संख्या का सही जवाब सामंजस्यवादी कवि कहा है मैथिली शरण गुप्त को शुक्ल जी ने। तारकेश्वर नाथ को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब भोलानाथ। माता का अंचल जो शिवपूजन साहब द्वारा लिखी गई रचना है, उसमें तारकेश्वर को उसके पिता भोलानाथ कह करके। संख्या 74 है कि मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। उपयुक्त कथन सांस सांस में बांस निबंध में किसके द्वारा कहा गया है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब चंग की चंगल नबा विकल्प सी को चुना राइट आंसर।
आगे 75 से 77 तक के प्रश्न जो है गद्यांश पर आधारित। अनेक दृष्टियों से पुस्तकालय का बहुत महत्व है। कुछ पुस्तकें बहुमूल्य होती हैं, किंतु उनका प्रयोग सार्वकालिक होता है, जैसे विश्वकोश, महान ऐतिहासिक ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ। कई पुस्तकें एक बार पढ़ने से व्यक्ति के लिए पुरानी पड़ जाती हैं और उनके लिए पुनः कोई महत्व नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि पुस्तकों पर सैकड़ों हजारों रुपए व्यय कर सके। इस कमी को पुस्तकालय दूर करते हैं। लेखकों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए तो पुस्तकालय ज्ञान भंडार से कम नहीं होते, एक प्रकार के वरदान ही होते हैं। उन्हें अपने विषय में संबंधित तथ्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पुस्तकें पुस्तकालय में ही मिल सकती हैं। जनसाधारण के लिए पुस्तकालय ज्ञानवर्धन और मनोरंजन का अनुपम साधन है। पुस्तकालयों का जितना उपयोग ज्ञान वृद्धि के लिए किया जाता है, उससे कहीं अधिक मनोरंजन के लिए किया जाता है। जनसंख्या 75 उसी गद्यांश पर आधारित है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सार्वकालिक महत्व नहीं होती। जनसंख्या 75 का सही जवाब सतही पुस्तकें, विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे, पुस्तकालय किसके ज्ञानवर्धन और मनोरंजन का साधन है। जनसंख्या 76 में सही जवाब जन सामान्य को चुना तो डी विकल्प राइट आंसर। आगे, पुस्तकालयों की आवश्यकता होती है, इसका कारण क्या है। तो प्रत्येक व्यक्ति पुस्तकों पर हजारों रुपए नहीं खर्च कर सकता, विकल्प ए को चुना। आगे बढ़ते हैं और जनसंख्या 78 से 80 तक के प्रश्नों को देखते हैं कि राजा वसंत वर्षा ऋतुओं की रानी, लेकिन दोनों की कितनी भिन्न कहानी। राजा के मुख में हंसी, कंठ में माला, और रानी का अंतर विकल्प दृगों में पानी। डोलती सुरभि राजा घर कोने कोने, परिया सेवा परियां सेवा में खड़ी सजाकर दोने। अब बोले अलके रानी व्याकुलाई सी आई, उमड़ी जाने क्या बथा लगी वह रोने। रानी रोओ पोंछो न अश्रु अंचल से, राजा अबोध खेले कचनार कमल से। राजा के मन में कैसे कुसुम खिलेंगे, सींचो न धरा यदि तुम आंसू के जल से। इस काव्यांश में किन दो ऋतुओं की बात कही गई है। जनसंख्या 78 में वसंत और वर्षा ऋतु, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आगे, काव्यांश में किस पंक्ति में से पता चलता है कि वसंत ऋतु के में चारों ओर सुगंध व्याप्त है। तो दिए गए विकल्पों में लिखा गया है आपका डोलती सुरभि राजा घर कोने कोने, सी विकल्प राइट आंसर। दृगों में पानी, दृगों का अर्थ नेत्र है। ऋतुओं की रानी वर्षा के दृग कौन हो सकते हैं, और जवाब में आपने मेघ को चुना तो सी विकल्प सही जवाब। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं एक और विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।